Hello friends, my name is Ritesh Agarwal and I am back with the Hindu analysis for today. Let's get started with the top stories. Yeah, so these are the top stories, the most hot topics, the stories which are relevant from the perspective of exams. So let's take a look at them. Okay, the first story is Center to Ease Path for Monetization. Asset monetization से जुड़ी हुई न्यूज़ है, इसके बारे में बात करेंगे. Then Deepar Bill notified as eco-sensitive zone. Okay. So this is related to environment. Odisha cabinet clears electric vehicle policy. Again an important update. Ministries allowed 7 Himalayan hydel projects in Uttarakhand. तो इस बात करेंगे. ISKP, the group behind Kabul blast. Very interesting. We'll talk about that. India Australia aim for early harvest trade pact. Economy related. Bhavina becomes the first paddler to win a medal. Sports. A united homecoming for Cristiano Ronaldo, again sports, and then a couple of articles in editorial section. Asset monetization and Kerala rising COVID-19 cases, both very interesting articles. So lot of stuff today. आज थोड़ा बड़ा अपना सेशन होने वाला है क्योंकि काफ़ी न्यूज़ है, ठीक है, and a lot of important news. It's not I mean very interesting stuff. Let's get started. Okay. The first article you will see on the front page is this, that Center to Ease Path for Monetization. तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने एसेट मोनेटाइजेशन प्लान अनाउंस किया था, वेयर द गवर्नमेंट इंटेंट्स टू मोनेटाइज सर्टेन इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स टू ब्रिंग इन रेवेन्यू, टू शोर अप रेवेन्यू, टू basically fund its infrastructure plans in the next 4 years. So basically what the government is trying to do is to enable the asset monetization plan through easier regulations, और उसके लिए government will soon schedule a meeting of FSDC, which means Financial Stability Development Council. ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन will soon chair a meeting of Financial Stability Development Council. Okay, basically so that norms can be changed so as to मेक द प्रोसेस फॉर मोनेटाइजेशन ईजी. तो रेगुलेशंस हमें कुछ ईजी करने होंगे, स्पेशली रेगुलेशंस अराउंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. ओके, उसके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग बुलाई जाएगी. ओके, नाउ कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को भी डेवलप करने के लिए रेगुलेशंस लाए जाएंगे. अब 2 क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकते हैं. पहला क्वेश्चन ये कि सर ये इतना बड़ा टर्म आपने लिख दिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, हमें कुछ पता नहीं है ये क्या होता है. तो इट्स लाइक अ म्यूचुअल फंड. ठीक है, फर्क ये है कि म्यूचुअल फंड, लेट्स से एक म्यूचुअल फंड अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है. ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है ये अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है, और उनसे जो रिटर्न आता है ये उनको देता है जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की यूनिट्स खरीदते हैं. ठीक है, तो इट इज बेसिकली अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. ठीक है, एक अच्छा सक्सेसफुल प्रूवन मॉडल है. और एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम में आप बहुत बार ये नाम सुनेंगे, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. बेसिकली ये पैसा पूल करके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में या रियल एस्टेट में डालते हैं. ठीक है, तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए नॉर्म्स को थोड़ा और आसान बनाना ताकि इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा ल्यूक्रेटिव हो जाए, इसकी कोशिश की जा रही है. अब दूसरा सवाल आपके माइंड में आएगा, सर एक और बड़ा नाम आपने लिखा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ये क्या चीज़ है? ठीक है, सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल इज अ सुपर रेगुलेटर. ठीक है, इंडिया में क्या होता है कि अलग अलग चीज़ों के लिए रेगुलेटर है. बैंक्स के लिए RBI है, कैपिटल मार्केट्स के लिए SEBI है, इंश्योरेंस के लिए IRDA है. ठीक है, पेंशन फंड्स के लिए PFRDA है. ठीक है, अब इनके बीच में कोऑर्डिनेशन इंश्योर करने के लिए एक आइडिया लेकर आया गया. 2008 में हमारे रघुराम राजन साहब ने रघुराम राजन कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दिया कि इन सब के ऊपर एक सुपर रेगुलेटर होना चाहिए ताकि इनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो सके. और 2010 में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल फॉर्म हुई. तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल इज एन एपेक्स काउंसिल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2010 बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ रघुराम राजन कमेटी. ठीक है, तो इतनी इंटेलिजेंस मैंने इसमें हाईलाइट किया हुआ है, क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं ना. ठीक है, जैसे कौन सी कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी, कौन से साल में एस्टैब्लिश हुआ, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये सारी चीजें आपके माइंड में आनी चाहिए. ठीक है, इट्स अ सुपर रेगुलेटर. इसके मेंबर्स कौन से? जितने भी हेड्स ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशन है, RBI का हेड इसका मेंबर है, SEBI मेंबर है, PFRDA मेंबर है, IRDA मेंबर है. ठीक है, फाइनेंस सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर. तो ये सारे लोग जो इकोनॉमी के अलग अलग पहिए संभाल रहे हैं, दे आर ऑल
मेंबर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल। और इसकी एक मीटिंग शेड्यूल होने वाली है, क्यों? ताकि हम एसेट मोनेटाइजेशन के लिए जो नॉर्म्स रिलैक्स करने की ज़रूरत है वो हम कर सके, स्पेशली अराउंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है, आई होप पिक्चर क्लियर है। ठीक है, अब इसमें क्यों ये नॉर्म्स रिलैक्स करने की ज़रूरत है ये भी इस आर्टिकल में बताया गया है। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस लिमिट द एक्सपोजर ऑफ सच फंड्स। ठीक है, तो अभी क्या है कि सबने लिमिट लगा रखी है, पीएफआरडीए ने लगा रखा है इतने ज़्यादा पैसा आप इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में नहीं लगा सकते, सेबी ने अलग लिमिट लगा रखी है, आईआरडीए ने अलग लिमिट लगा रखी है। तो इन नॉर्म्स को बेसिकली रिलैक्स लगना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आईआरडीए का एग्जांपल दिया हुआ है। आईआरडीए ने कहा है कि कोई भी एंटिटी 3% ऑफ देयर ओन फंड साइज या 5% ऑफ द यूनिट्स इश्यूड बाय अ सिंगल ट्रस्ट, जो भी लोअर है उससे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली सेबी ने कहा है कि अप टू 10% ऑफ एसेट्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन लोगों ने ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शंस लगाई है, इन रिस्ट्रिक्शंस को रिलैक्स करने के लिए, ताकि ज़्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू आ सके और उसी के थ्रू ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट के पास जा सके, जो कि फंड फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा सके। इसके लिए ये मीटिंग शेड्यूल की जा रही है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अपडेट देखते हैं आज का। ये एनवायरनमेंट रिलेटेड अपडेट है, सीधे आसाम से। आसाम में गुवाहाटी के पास में ये एरिया है दीपार बील। इट्स अ वेटलैंड, इट्स अ लेक। ठीक है, तो क्या खास बात है इस लेक में? इसके आसपास एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और इस पूरे रीजन को अभी हाल ही में इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है। इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने से क्या फ़ायदा होगा? इसके आसपास कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं की जा सकेगी। ठीक है, इस एरिया को प्रोटेक्ट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बर्ड रिजर्व भी है, यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और ये एक रामसार साइट है। ठीक है, तो मैं कुछ की पॉइंट्स आपको बताता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसे इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन आसाम एंड स्टेट्स ओनली रामसार साइट। ठीक है, और बाकी बर्ड एरिया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप बोल रहे हो कि सर एक टर्म यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, रामसार साइट आपने लिखा हुआ है, रामसार साइट का मतलब क्या है? देखो इसे बहुत अच्छे से याद रख लो। रामसार कन्वेंशन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। रामसार ईरान में एक शहर का नाम है। ठीक है, जहाँ पर एक मीटिंग हुई थी जिसे रामसार कन्वेंशन, ये एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसमें वेटलैंड्स और वाटर बॉडीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए कंट्रीज़ एग्री की गई थी। तब से लेके अब तक दुनिया भर में ऐसे इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ को, इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स को आइडेंटिफाई किया गया है और उनको प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। इंडिया में भी रामसार साइट्स हैं और ये आसाम की एकमात्र रामसार साइट है जो हम बात कर रहे थे, दीपार बील। इसके हेडक्वार्टर्स जो है, रामसार कन्वेंशन के हेडक्वार्टर्स है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। अभी तक 171 कंट्रीज इसकी सिग्नेटरीज हैं। ठीक है, जिन्होंने रामसार साइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एग्रीमेंट किया है। इंडिया भी उनमें से एक है और 2000 इसकी डेजिग्नेटेड साइट्स हैं। तो रामसार कन्वेंशन अपने माइंड में याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट रिलेटेड अपडेट जब हम बात करेंगे तो उनमें रामसार कन्वेंशन, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो इन सब पे एक छोटा छोटा नोट अपने माइंड में होना चाहिए। जैसे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे आपको रामसार कन्वेंशन के बारे में दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। अच्छा, इसी में अब इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया है तो क्या क्या नहीं होगा? जैसे मैंने आपको बताया कि कॉमर्शियल एक्टिविटीज नहीं हो सकती, होटल नहीं खुल सकते, रिसोर्ट नहीं खुल सकते। ठीक है, फायरवुड की नहीं हो सकती, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नहीं लग सकता। ठीक है, सीवेज वाटर को डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता। ये सारे प्रोटोकॉल सब लागू हो गए ताकि यहाँ के एरिया को प्रिजर्व किया जा सके, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व किया जा सके, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट अपडेट। ओडिशा की कैबिनेट ने भी एक इंटरेस्टिंग डिसीजन लिया है। उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पास की है। उन्होंने ये कहा है इस पॉलिसी के अंतर्गत कि बाय 2025 हम अपने टोटल व्हीकल्स में 20%, जो नए व्हीकल्स होंगे उनका 20% व्हीकल्स होंगे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अचीव अडॉप्शन ऑफ 20% बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन ऑल व्हीकल रजिस्ट्रेशंस बाय 2025। तो 2025 तक जितने भी व्हीकल रजिस्ट्रेशंस होंगे उनका 20% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का होगा। तो ओडिशा की जो गवर्नमेंट है काफ़ी तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। ठीक है, देखो उड़ीसा के सीएम कौन है? मिस्टर नवीन पटनायक। अभी थोड़े टाइम पहले आपने पढ़ा होगा उड़ीसा ने एक बहुत रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, सुजल मिशन। ठीक है, पुरी में उन्होंने कहा था कि पुरी में 24 आवर्स फिल्टर्ड ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा और इस तरह का पहला शहर बना था जगन्नाथपुरी। ठीक है, जगन्नाथपुरी का नाम सुना होगा ना आपने, वेरी फेमस टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी। तो यहाँ पर उन्होंने सुजल मिशन लॉन्च किया था और अब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है। तो ओडिशा इज ऑल्सो डूइंग
अ लॉट ऑफ थिंग्स इज इन न्यूज। ओडिशा एक और वजह से न्यूज में था। क्या वजह से न्यूज में था? हॉकी का स्पॉन्सर, यू रिमेंबर 10 साल के लिए उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया है। हमारी मेंस हॉकी टीम और विमेंस हॉकी टीम का स्पॉन्सर ओडिशा था और अब अगले 10 सालों तक और रहेगा। ठीक है, तो अ लॉट ऑफ स्टफ हैपनिंग इन ओडिशा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड के बारे में, देखते हैं। ओडिशा के बारे में हमने बात, उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं। उत्तराखंड में इफ यू रिमेंबर 2013 में बहुत बड़ा फ्लड आया था। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ था कि बहुत सारी पार्टीज ने क्रिटिसाइज किया था कि ये फ्लड्स वगैरह जो हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और उसके बाद जितने भी हाइडल प्रोजेक्ट्स थे सब पे रोक लग गई थी। अब उन प्रोजेक्ट्स में से कुछ को वापस से अप्रूवल मिला है। 7 प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल इस बेसिस पे दिया गया है कि उनका 50% से ज़्यादा काम कंप्लीट हो चुका है, तो लेट देम कंप्लीट, ऐसा करके गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है। ठीक है, तो एज अ पार्ट ऑफ ऑनगोइंग केस ऑन feasibility of hydroelectric projects, 7 projects have been allowed to complete construction primarily on the ground that they were over 50% complete। अब इसका काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हो रहा है क्योंकि काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि आपने फ्लड से सबक नहीं लिया। ठीक है, ऑलरेडी वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की वजह से इतना बड़ा डिजास्टर हुआ था, इतने लोगों की जानें गई थी, और अब आप फिर से अलाउ कर रहे हो। बट गवर्नमेंट ने इन 7 प्रोजेक्ट्स को फाइनली अप्रूव कर दिया आफ्टर अ लॉट ऑफ टाइम। दे वर स्टक फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बट नाउ दे हैव अप्रूव्ड। प्रोजेक्ट्स के नाम यहाँ मैंने दिए, तहरी स्टेज 2, तपोवन विष्णुगढ़, पीपलकोटी, सिंगोली भटवारी, एंड यू कैन go through these names। Okay, let's look at the next update। Now this is a very interesting article और मैं आप सबको strongly suggest करूंगा कि आज के द हिंदू में ये आर्टिकल जरूर पढ़ें। ISKP द ग्रुप बिहाइंड काबुल ब्लास्ट, ये अपने आप में एक रेडी रेकनर आपको बताया गया ISKP के बारे में। व्हाट इज ISKP? इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासन प्रोविंस। ठीक है, ये इस्लामिक स्टेट की एक ब्रांच है जो अभी तालिबान में एक्टिव है, सॉरी अफगानिस्तान में एक्टिव है। अफगानिस्तान इज रूल्ड बाय तालिबान नाउ। ठीक है, तो ये जो ब्रांच है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द काबुल ब्लास्ट। अभी रिसेंटली आप न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे काबुल ब्लास्ट, काफ़ी लोग मारे गए हैं। ठीक है, काफ़ी खून खराबा, और ठीक है अभी जहाँ न्यूज़ चैनल्स में देखो काबुल ब्लास्ट के बारे में बात हो रही है। और इस ब्लास्ट के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार है? ये ISKP, इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासन प्रोविंस। अब ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से आया, क्या इसका बैकग्राउंड है, ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में बताई गई है, इसीलिए ये आर्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। ठीक है, तो पहली बात जो मैंने अभी आपको बताया कि काबुल ब्लास्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासन प्रोविंस। ये ऑर्गेनाइजेशन 2015 में बनाया गया था। ठीक है, हुआ यह था कि 2015-16 के आसपास इस्लामिक स्टेट को सीरिया में काफ़ी प्रेशर हैंडल करना पड़ रहा था और उस दौरान उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी स्काउट की कि यार अफगानिस्तान जो है वो एक डिवाइडेड कंट्री है, गवर्नमेंट भी उतनी मजबूत नहीं है, यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ हम इस्लामिक स्टेट को रीबिल्ड कर सकते हैं। तो उन्होंने कुछ एरिया जो सेंट्रल एशिया का, अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का मिलाकर के एक प्रोविंस को कंसीव किया, खोरासन प्रोविंस, और इस्लामिक स्टेट की एक आर्म बना दी ISKP। तो ईस्टर्न एरिया ऑफ अफगानिस्तान में इन लोगों का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहीं पर ये लोग फाइटर्स रिक्रूट कर रहे हैं और इन्होंने वहां पर अपनी पोजीशन बना रखी है एंड दे आर काउंटरिंग तालिबान। ठीक है, तो इसके जो लीडर्स थे इनिशियली अपॉइंट किए गए थे हाफिज सईद जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लीडर थे, फिर डिप्टी अब्दुल रऊफ अलीजा को अपॉइंट किया गया था। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है, हालांकि दोनों को अब US एयर स्ट्राइक्स में मारा जा चुका है। ठीक है, तो ISKP ने अपना बेस बनाया ईस्टर्न अफगानिस्तान में, बट ऑब्वियसली जब ये अफगानिस्तान में आए तालिबान वाज ऑलरेडी एक्टिव, तो अब एक मयान में 2 तलवारें नहीं हो सकती है। ये भी इस्लामिक स्टेट का दावा करते हैं, तालिबान भी शरिया लॉ एस्टैब्लिश करने की बात करता है, इस्लामिक कैलिफेट बनाने का, इस्लामिक एमिरेट्स बनाने का दावा करता है। तो तालिबान और इनके बीच में जंग जारी है, दोनों के ऊपर कंट्रोल की जंग जारी है। अब ये क्या कहता है, तालिबान कहता है कि हम अफगानिस्तान में शरिया लॉ लाना चाहते हैं, ये क्या कहता है हम पूरी दुनिया में इस्लामिक कैलिफेट बनाना चाहते हैं। तो इनका आइडिया ग्लोबल है, उनका आइडिया रीजनल है। वो अफगानिस्तान चाहते हैं, ये पूरी दुनिया चाहते हैं। ठीक है, और बहुत स्ट्रॉन्ग इनका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ऑब्वियसली तालिबान में और इनमें डिस्प्यूट चल रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब US तालिबान एग्रीमेंट हुआ था, जो हम बात करते हैं दोहा एग्रीमेंट की, जिसमें US ने कहा था कि हम अपनी फोर्सेस विड्रॉ करेंगे, तो उन्होंने तालिबान के सामने एक शर्त रखी थी कि हम आपको अफगानिस्तान छोड़ तो रही है हमारी आर्मी, मगर आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि अफगानिस्तान के सॉइल पे अल-कायदा और ISIS नहीं होने चाहिए, क्योंकि अल-कायदा और ISIS दोनों US को टारगेट करते हैं।
तो अब जब IS की ब्रांच ISKP वहाँ ऑपरेट कर रही है तो US के लिए भी चिंता का विषय हो गया है। इसीलिए आज के न्यूज़पेपर में जब आप देखेंगे तो वो ड्रोन स्ट्राइक और वो सारी बातें आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बारे में ट्रेड से रिलेटेड थोड़ी बात करते हैं। हमने नेशनल अफेयर्स के बारे में बात की, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में बात की, अब थोड़ा इकोनॉमी से रिलेटेड एक और बात करते हैं। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो ट्रेड मिनिस्टर्स थे, कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्टर्स थे, इनके बीच में एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें इन्होंने कहा कि हम आपस में एक ट्रेड एग्रीमेंट को बढ़ाना चाहते हैं। अब देखो, थोड़े दिन पहले हमने क्या न्यूज़ पढ़ी थी कि पीयूष गोयल साहब ने कहा था कि अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में इंटरेस्टेड नहीं है। तब भी उन्होंने कहा था कि हम बाकी कंट्रीज के साथ ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं और नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया में जी हाँ बिल्कुल ये चीज़ आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हम एक एग्रीमेंट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ठीक है। ये एग्रीमेंट करने में दोनों कंट्रीज इंटरेस्टेड है। दोनों कंट्रीज एक दूसरे कंट्रीज के एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को रिलीफ देना चाहती है। दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ व्यापार बढ़ाना चाहती है। उसके लिए ये एग्रीमेंट साइन होने वाला है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। मगर किसी भी बड़े एग्रीमेंट के लिए पहले एक छोटा प्रीकर्सर होता है जिसे हम कहते हैं अर्ली हार्वेस्ट, ठीक है। अर्ली हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है कि उन गुड्स एंड सर्विसेज को चुना जाता है जिनके ऊपर छूट दी जाने वाली है, ठीक है। तो इस एग्रीमेंट के साइन होने से पहले भी एक अर्ली हार्वेस्ट स्कीम साइन होनी है। तो उस पर अभी बात चल रही है कि हम जल्दी से जल्दी वो जो है अर्ली हार्वेस्ट पैक्ट फाइनलाइज कर ले, ताकि हम जो मेजर एग्रीमेंट है, जो बड़ा एग्रीमेंट है, उसको भी एक्चुअलाइज कर सके। और दोनों ने कॉन्फर्मेशन दिया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों के ट्रेड मिनिस्टर ने कहा है कि हम इस एग्रीमेंट की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आपके काम की बात क्या है, इस एग्रीमेंट का नाम याद रखना है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाला है, ठीक है। चलिए, स्पोर्ट्स की दुनिया से एक एनकरेजिंग न्यूज़, पैरालंपिक गेम्स चल रहे हैं अभी टोक्यो में और काफ़ी टाइम से, मतलब 24 अगस्त से स्टार्ट हो गए थे और हम इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा मेडल कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा। फाइनली हमारा नंबर आ गया है। भाविना पटेल ने टेबल टेनिस कैटेगरी में पहली प्लेयर हैं जिन्होंने हमें पहला मेडल पैरालंपिक्स में दिलवाया है। तो भाविना पटेल हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन टू सिक्योर अ मेडल इन 2021 पैरालंपिक्स इन टोक्यो, ठीक है। तो इन्होंने शी इज सफरिंग फ्रॉम पोलियो और स्टिल शी हैज मैनेज टू एंटर सेमीफाइनल्स में ये पहुंच गई हैं। तो ये तो इंश्योर है कि मेडल मिलेगा। अब अगर वो फाइनल्स पहुंच जाती है, फाइनल्स जीत जाती है, तो हो सकता है गोल्ड भी मिल जाए, बट मेडल पक्का मिलेगा, ये हमें इंश्योर करके इन्होंने दे दिया है। सो दैट इज द फर्स्ट अपडेट फ्रॉम। एक और अपडेट स्पोर्ट्स की दुनिया से हमारे पास है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो होगा, आपने कौन से जुड़े? फुटबॉल, राइट। तो फुटबॉल की दुनिया में 2-3 बड़े फेमस नाम्स हैं, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, बट मेसी, रोनाल्डो, नेमार, ये कुछ फेमस स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना जो क्लब है जुवेंटस, उसे छोड़ के ज्वाइन कर लिया अपना जो एक्स क्लब था मैनचेस्टर यूनाइटेड, ठीक है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज मूव फ्रॉम जुवेंटस टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन सी कंट्री से खेलते हैं? पोर्चुगल, ठीक है। बट दिस पोर्चुगल प्लेयर हैज चेंज हिज क्लब, ही इज मूव्ड फ्रॉम जुवेंटस टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, ठीक है। तो ये तो थे अपडेट जो हमारे न्यूज़पेपर स्टोरीज में थे। अब हम एडिटोरियल सेक्शन के बारे में बात करेंगे। एडिटोरियल्स पर एक नज़र डालते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ विल डिस्कस द एडिटोरियल सेक्शन फॉर टुडे। एडिटोरियल्स में आज 2 बड़े कमाल के आर्टिकल्स आए, ठीक है। और बिल्कुल एडिट पेज पे जो 2 प्रोमिनेंट आर्टिकल्स हैं, एक एसेट मोनेटाइजेशन पर है और एक केरला पर है। आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट यू टू गो थ्रू दीज आर्टिकल्स। मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग इंसाइट्स इनके बारे में आज दूंगा, बट प्लीज़ गो बैक एंड लुक एट दीज आर्टिकल्स। तो एसेट मोनेटाइजेशन पे जो आर्टिकल आया है वो कहता है गवर्नमेंट ने एसेट मोनेटाइजेशन का प्लान इंश्योर किया है, जिसमें गवर्नमेंट विल मोनेटाइज इट्स एसेट्स। दैट मीन्स इट विल ट्राई टू डिराइव रेवेन्यू फ्रॉम इट्स एसेट्स विदाउट ट्रांसफरिंग इट्स ओनरशिप, विदाउट ट्रांसफरिंग देयर ओनरशिप। ये मोनेटाइजेशन का मतलब होता है, ठीक है। थ्रू वेरियस मॉडल्स लाइक लीज, ऑपरेट एंड डेवलप, थ्रू इन्वेट्स, थ्रू REITs, ये बहुत अलग अलग तरीके के मॉडल्स हैं जिनके थ्रू प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट कर सकता है, इन एसेट्स से रेवेन्यू डिराइव कर सकता है, उसका कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर सकता है, और आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इट कैन गिव बैक द ओनरशिप टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, मगर द क्वेश्चन इज गेटिंग एसेट मोनेटाइजेशन राइट इज क्वाइट अ चैलेंज। तो उनका एसेट मोनेटाइजेशन का प्लान तो आपने बना लिया, ऊपर से सब कुछ अच्छा लगता है कि आपने
एसेट्स को मोनेटाइज कर दोगे, उससे पैसा आ जाएगा, उससे और इंफ्रास्ट्रक्चर बना लोगे, ये जो गवर्नमेंट ने कहा है। बट एक्चुअली एसेट को मोनेटाइज करने में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। क्या चैलेंजेस हैं वो देखते हैं। तो पहले तो उन्होंने कहा है कि अब लेट से आपको एक पावर प्लांट है, अब गवर्नमेंट कहती है कि हम ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स देंगे, यानी अंडर यूटिलाइज्ड एसेट्स को हम पहले कोशिश करेंगे प्राइवेट सेक्टर को ऑफर किया जाए। अब वो क्या कहते हैं कि अंडर यूटिलाइज्ड प्रोजेक्ट है तो हो सकता है उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट हो, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट हो। अब अगर ये इंप्रूवमेंट पब्लिक सेक्टर करता है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट अगर एक रोड बनाती है, तो गवर्नमेंट के लिए उस रोड को बनाने के लिए पैसे उठाना एक कंपैरेटिवली इजी टास्क है, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए कॉस्ट ऑफ फंड्स कम होती है, प्राइवेट सेक्टर के लिए कॉस्ट ऑफ फंड्स ज़्यादा होती है। और इसी वजह से इकोनॉमी के लिए क्या फ़ायदा है, जब कि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा अनयूटिलाइज्ड एसेट्स उठाए, ऐसे एसेट्स को उठाए जो पहले ज़्यादा इस्तेमाल ना हो रहे हो या जो पूरी तरीके से डेवलप ना हो, ताकि प्राइवेट सेक्टर उसमें पैसा लगा के उनको डेवलप कर दे और फिर इस्तेमाल करे। बट प्राइवेट सेक्टर ऐसा करेगा नहीं ना, प्राइवेट सेक्टर भी तो वेल यूटिलाइज्ड, आप ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बिल्कुल तैयार खीर है हम तो वो खाएंगे ना। तो प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, दे विल प्रेफर वेल यूटिलाइज्ड एसेट्स बिकॉज कैश फ्लोज एंड रिटर्न्स आर मोर सर्टेन। ठीक है, आपको पहले से पता है, फॉर एग्जाम्पल एक हाईवे है जो ज़्यादा काम नहीं आ रहा है, ठीक है, अब आपको लगता है इन फ्यूचर अगर ये हाईवे थोड़ा सा डेवलप कर दिया जाए तो इस पर ज़्यादा ट्रैफिक आएगा, ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ से जाएगी, ठीक है, और एक हाईवे जो ऑलरेडी बहुत काम आ रहा है, तो आप किसे चुनेंगे, आप उसी हाईवे को चुनेंगे ना जहाँ से ऑलरेडी ट्रैफिक आ रहा है, तो मुझे ऑलरेडी पैसा मिल रहा है, मैं सर्टेन हूँ कि यहाँ से पैसा मुझे मिलेगा। ठीक है, वो हाईवे जो अभी अंडर डेवलप्ड है उस पर शायद आप ना करना चाहें जस्ट, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि इकोनॉमी को फायदा कब है, जब वो अंडर यूटिलाइज्ड वाला हाईवे उठाए प्राइवेट सेक्टर, बट प्राइवेट सेक्टर कौन सा उठाएगा, जो ऑलरेडी डेवलप्ड है। ठीक है, फिर तीसरी बात वैल्यूएशन, अब वैल्यूएशन कर पाना बहुत मुश्किल है, स्पेशली अंडर यूटिलाइज्ड एसेट्स के केस में। फॉर एग्जांपल जैसे मैं उस हाईवे का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, अब उस हाईवे पे आप ट्रैफिक की फोरकास्ट करेंगे कि अगर ये हाईवे बन के चालू हो गया तो इस पे इतने ट्रक रेगुलर गुजरेंगे। अब आपने एक नंबर ले लिया, अब वो नंबर अगर प्राइवेट कंपनी के एक्सपेक्टेशन से कम निकला तो क्या होगा, प्राइवेट कंपनी लॉस में जाएगी, तो फिर वो टोल प्राइस बढ़ा देगी ताकि उसका लॉस कम हो। उसका अल्टीमेट रिजल्ट कौन भेजेगा, कस्टमर और ट्रक ड्राइवर्स जो वहां से जाएंगे। और अगर ज्यादा हुआ तो गवर्नमेंट को लगेगा कि यार हमारे साथ चीटिंग हो गई, ठीक है, हम खुद चलाते तो ज्यादा फायदा होता। ठीक है, तो बेसिकली अगले 30 साल तक के कोई भी प्रोजेक्ट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, वो 1 साल 2 साल का प्रोजेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो अगले 30 साल तक के कैश फ्लोज की वैल्यूएशन कर पाना बहुत मुश्किल काम है। तो इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे, जब हम कहते हैं एसेट मोनेटाइजेशन कर देंगे, तो इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व है, और इन कॉम्प्लिकेशंस का सोल्यूशन क्या है ये भी उसमें दिया हुआ है। ये क्या कहता है, सबसे पहली बात है कि गवर्नमेंट के लिए कॉस्ट ऑफ फंड्स कम है, तो गवर्नमेंट जो है अंडर यूटिलाइज्ड एसेट या ये मान लीजिए कि सेमी कंप्लीट प्रोजेक्ट या इस तरह का प्रोजेक्ट देने से बेहतर है कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे और फिर उसे मोनेटाइज करे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम उनको ना दे, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का काम गवर्नमेंट ही करे, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए कॉस्ट ऑफ फंड्स कम है। और हाँ, उसके बाद जब तैयार हो जाए तो उसे रन करने का काम, उसे ऑपरेट करने का काम प्राइवेट सेक्टर कर सकता है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि इन्वेट्स का इस्तेमाल करें, जैसा मैंने आपको बताया था इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में भी हम लोगों ने बात की थी, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम टू फनल फंड्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो उन्होंने कहा था इन्वेट्स एक प्रूवन रूट है, इन्वेट्स का इस्तेमाल करें। दूसरी बात, वी आर बेटर ऑफ मोनेटाइजिंग अंडर यूटिलाइज्ड एसेट्स, ये तो बात हो ही गई। और चौथी बात क्या है कि गवर्नमेंट को इस पूरे प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए एक इंडिपेंडेंट एजेंसी बनानी चाहिए ताकि करप्शन ना हो। ठीक है, तो इन्होंने एक सजेस्ट किया है कि एक एसेट मोनेटाइजेशन मॉनिटरिंग अथॉरिटी बनानी चाहिए जो कि ट्रांसपेरेंट सेपरेट तरीके से काम करे, प्रोग्रेस को ट्रैक करे, जो भी ऑब्स्टेकल्स है उनको रिजॉल्व करे और इस प्रोसेस को रेगुलेशन में ना स्ट्रैंगल होने दे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आज के एडिटोरियल में है एसेट मोनेटाइजेशन से जुड़े हुए, इनको ज़रूर देखें, इट्स अ वेरी गुड आर्टिकल। ठीक है, दूसरा आर्टिकल केरला के बारे में। अब देखो, आप लोग पढ़ रहे होंगे, इन दिनों न्यूज़ में भी आ रहा है कि जहां बाकी स्टेट्स में कोविड के केसेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं, वहां पे स्कूल्स दोबारा रीओपन करने की बात हो रही है, केरला में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। केरला में इस समय सबसे ज़्यादा कोविड केसेस हैं पूरे हिंदुस्तान में। और आपके भी माइंड में क्वेश्चन होगा कि आखिर केरला में ऐसा क्यों है, जब बाकी जगह पे कोविड केसेस कम हो रहे हैं तो केरला में केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वही एक्सप्लेन किया है इस आर्टिकल में। ये कहता है कि मोर देन 60% ऑफ रिपोर्टेड केसेस केम फ्रॉम केरला अलोन, यानी हिंदुस्तान में जितने टोटल केसेस आ रहे हैं उसके 60% तो खाली केरला में आ रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा ये कहता है कि पूरे कंट्री में से सिर्फ 2.5% पॉपुलेशन केरला में, पूरी कंट्री के पॉपुलेशन की सिर्फ 2.5% पॉपुलेशन और 60% केसेस आ रहे हैं। इतना बड़ा पैराडॉक्स कैसे हो रहा है? व्हाट इज द रीजन फॉर दिस पैराडॉक्स, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस आयरनी? ठीक है,
तो उसका रीजन ये बताता है कि एक सेरो सर्वे होता है। सेरो सर्वे का काम क्या होता है कि आपको वो ये पता लगाता है कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो गए हैं क्या। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोविड इन्फेक्टेड हैं या आपको वैक्सीन लगी है तो कोरोना वायरस के अगेंस्ट काम आने वाले एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में होंगे। या तो आपको कोविड इन्फेक्शन हो गया है या आपको कोविड की वैक्सीन लग गई है। इस केस में आपकी बॉडी में कोविड से फाइट करने वाले एंटीबॉडीज होंगे। बट केरला में, पूरे इंडिया में ये एवरेज है 60%, यानी अगर आप 100 लोगों को चुनोगे तो 100 में से 68 लोगों की बॉडी में एंटीबॉडीज होगी। केरला में ये एवरेज है 44, यानी केरला की एक बहुत बड़ी 56% पॉपुलेशन ऐसी है जिनको ना तो कोविड वैक्सीन लगी है, ना तो उनको कोविड का इफेक्ट हुआ है, ना तो वैक्सीन लगी है या लगी भी गई है तो एंटीबॉडीज नहीं है, और या फिर आपको इन्फेक्शन ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर आप हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट सुना होगा आपने, क्योंकि एक बड़े सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को अगर वैक्सीन लग गई है या एक बड़े सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को कोविड हो गया है तो एक हर्ड इम्यूनिटी बन जाती है। तो क्या होता है, कोविड कैसे फैलता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलता है ना। अब अगर आपके अंदर इम्यूनिटी और आपको कोविड हो ही नहीं सकता तो ना आपको कोविड होगा ना आप किसी को फैलाओगे, राइट। तो केरला के केस में ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि केरला में एक बहुत बड़े सेक्शन के पास एंटीबॉडीज नहीं है, तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है। जब भी लोग मिलेंगे, जब भी गैदरिंग होगी, जब भी क्राउड होगा तो इन्फेक्शन फैलेगा ही फैलेगा, और वही हो रहा है केरला में। केरला ने अभी तक 55% ऑफ टोटल पॉपुलेशन को सिंगल डोज लगाया है। ठीक है, वो भी अभी इतने तबाही होने के बाद अभी ये स्टैटिस्टिक है। ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है, एंटीबॉडीज ना होना। एंटीबॉडीज ना होने से क्या हो रहा है, हर्ड इम्यूनिटी नहीं बन रही है। हर्ड इम्यूनिटी नहीं होने से क्या हो रहा है, वैक्सीनेशन भी नहीं हो पा रहा है और उसकी वजह से आपके आगे इन्फेक्शन फैलता जा रहा है। ठीक है, तो अब और क्या कॉजेज हो रहे हैं, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन प्रॉपरली नहीं लगाया है। ठीक है, उसके अलावा अभी ओणम आया था, फेस्टिवल्स आ रहे थे, केरला में फेस्टिव माहौल है, गैदरिंग हो रही है। उसके अलावा क्या हो रहा है, टेस्टिंग भी डेली उन्होंने, गवर्नमेंट ने कम कर दी है। टेस्टिंग कम करेंगे तो केसेस कम दिखेंगे, गवर्नमेंट की इमेज थोड़ी सी सुधर जाती है, मगर अल्टीमेटली लोग तो मर रहे हैं। ठीक है, तो टेस्टिंग कम हो रहे हैं, तो ये सारे कारणों की वजह से कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब लोगों के माइंड में क्या क्वेश्चन उठता है, अरे यार केरला से इतने केसेस आ रहे हैं, कहीं थर्ड वेव केरला से उठ के तो नहीं आएगी। ठीक है, हमारे नॉर्थ इंडियंस के माइंड में तो यही होता है ना, जो लोग बाकी हैं वो लोग ये सोचते हैं कि यार ये केरला में जो केस आ रहे हैं ये कोई तीसरा चक्कर है, अभी तक तो सारे इंडिया में केसेस कम हो गए, केरला में केसेस दोबारा से आ रहे हैं, यानी थर्ड वेव आने वाली है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन उठता है कि अब केरला में केसेस बढ़ रहे हैं तो क्या केरला का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सफिशिएंट है कि वो इतने बीमार लोगों को संभाल पाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस का जवाब ऑथर ने दिया है। उन्होंने कहा एक डेल्टा वेरिएंट है, आप सब लोगों ने डेल्टा वेरिएंट के बारे में पढ़ा होगा, तो जो सेकंड वेव में केसेस आए थे वो ज्यादातर डेल्टा वेरिएंट की वजह से थे, और केरला में जो केसेस आ रहे हैं वो भी डेल्टा वेरिएंट की वजह से ही हैं, क्योंकि वहां पे लोगों में एंटीबॉडीज बनी नहीं, तो जो सेकंड वेव का इफेक्ट है वो अभी तक चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई नया म्यूटेंट आ गया है जिसकी वजह से थर्ड वेव आ जाएगी। डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट तो ऑलरेडी आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन चुकी है, ऑलरेडी आपको वैक्सीनेशन लग चुका है, तो ऐसा नहीं है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। केरला से कोई थर्ड वेव निकल के नहीं आ रही है अकॉर्डिंग टू द ऑथर। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली केरला का इंफ्रास्ट्रक्चर, इसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इस सिग्निफिकेंट सर्च को संभाल पाने के लिए सक्षम नहीं है। दे आर नॉट इक्विप्ड, द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, द हॉस्पिटल्स, द क्लिनिक्स आर नॉट इक्विप्ड टू हैंडल सच लार्ज वॉल्यूम, एंड दैट इज व्हाई द ऑथर हैज सजेस्टेड अ फ्यू सॉल्यूशंस। क्या सॉल्यूशन सजेस्ट किया है इन्होंने कि स्टेट को सबसे पहले तो अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टॉक करना चाहिए, कितने डॉक्टर्स हैं, कितनी नर्सेज हैं, कितनी एम्बुलेंसेज हैं। ठीक है, दूसरी बात, और उसको हो सके तो बढ़ा देना चाहिए। दूसरी बात कि कंप्लीट लॉकडाउन लगा देना चाहिए 2-3 हफ्ते तक के लिए। 2-3 हफ्तों में कंप्लीट लॉकडाउन लगा देना चाहिए, किसी को घर से बाहर निकलना ही नहीं है। ठीक है, उससे क्या होगा, स्प्रेड होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और इस दौरान घर घर जाके वैक्सीनेशन लगा दो ताकि आपकी एंटीबॉडीज बढ़ जाएं। In the meantime, state should make every effort to increase the pace of vaccination, significantly increase testing and tracing COVID patients. तो उन्होंने कहा 2-3 हफ्ते पूरी तरीके से बंद कर दो, ट्रेस करो एक एक केस को, घर घर जाके लोगों को ठीक कर दो। इससे क्या होगा, 2 से 3 हफ्ते में आप जो नेशनल एवरेज है 68% उसके आसपास पहुंच जाओगे। आपकी 60-70% पॉपुलेशन की अगर बॉडी में एंटीबॉडीज चली गई तो उसके बाद आपके कोविड केसेस ऑटोमेटिकली कम होने लग जाएंगे, नंबर ऑफ डेथ्स कम हो जाएंगी। दैट इज व्हाट दिस आर्टिकल इज टेलिंग। सो फैंटास्टिक आर्टिकल, बहुत बढ़िया आर्टिकल है केरला की पूरी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने के लिए, इसे जरूर पढ़ें। ठीक है, ओके, नाउ दिस इज इट फ्रॉम माय साइड टुडे। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, वी वर टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और मेरा क्वेश्चन आपसे था कि हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स एंड इज इंडिया अ परमानेंट मेंबर। तो आप में से कुछ लोगों ने, आई थिंक अजय, प्रीति और कुछ लोगों ने कुछ अच्छे जवाब दिए हैं।
तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। इंडिया फिलहाल नॉन परमानेंट मेंबर्स से है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं है, इंडिया एक नॉन परमानेंट मेंबर है। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो इंडिया इज अ नॉन परमानेंट मेंबर। अच्छा, अब आज का सवाल, आज हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में बात कर रहे थे कि वो क्लब चेंज कर लिया उन्होंने, जुवेंटस से मैनचेस्टर यूनाइटेड में आ गए। एक और उनके कंटेम्प्रेरी है बहुत फेमस, लायनल मेसी। तो आपको ये बताना है कि लायनल मेसी कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और कौन से क्लब को रिप्रेजेंट करते हैं। आई रिपीट माई क्वेश्चन, लायनल मेसी कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और कौन से क्लब को रिप्रेजेंट करते हैं। यू कैन आंसर इन द कमेंट सेक्शन and I'll see to it, and I'll meet you tomorrow with a new update. Till then, take care, goodbye, keep reading.